पॉलिसी में क्या कोई चिंता की बात है? आखिर आरबीआई गवर्नर ने ऐसा क्या कह दिया कि मूड थोड़ा सा खराब दिख रहा है? बड़े बैंकर्स का नजरिया क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। सर, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो उसको अनुमान को बढ़ाया है आरबीआई गवर्नर ने कुछ तिमाहियों के लिए। महंगाई के अनुमान को कुछ कटौती भी की है। हालांकि उन्होंने एक चीज जरूर ये कही है कि खाद्य महंगाई दर पर नजर बनी रहेगी और उसको लेकर कमिटेड है कि 4% के का जो लक्ष्य है उस तक लाने के लिए। सर, ये बताइए कि आपकी रीडिंग क्या रही इस पॉलिसी को लेकर? नहीं, हम भी नमस्कार। हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि गवर्नर साहब जो है वो पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, और वही हुआ। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया कि जब तक 4% के आसपास ड्यूरेबल बेसिस पे नहीं आ जाते तब तक रेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, और इससे थोड़ा सा जो कयास लग रहे थे मार्केट में कि अब हम और कब कम करेंगे, कब कट होगा, वो उस पर थोड़ा सा विराम लगेगा। तो उस सेंस में पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइन पे थी, और हमारे लिए पॉलिसी अच्छी रही। हम ऐसे लोग थे जो उम्मीद करके कुछ ना कुछ चल रहे थे। 6 बार हो गए, स्टेटस को मेंटेन्ड है। क्या फेड कोई डिसीजन लेगा पॉलिसी को लेकर तभी आरबीआई उस दिशा में सोचेगा, या फिर हमारे आर्थिक हालात कुछ ऐसे हैं कि अगली पॉलिसी में कुछ उम्मीद कर सकते हैं? ये सवाल हम इकोनॉमिस्ट से भी पूछ रहे हैं, लेकिन चूंकि आप बैंकर हैं, देश के सबसे बड़े बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। देखिए, हम कभी भी ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट साहब कब रेट कट करेंगे या कम बढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि जैसा उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, दोनों चीजें बोली कि एक तो पॉलिसी जो फूड इन्फ्लेशन है वो अभी भी वोलेटाइल है, और जब तक ओवरऑल इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 4% के आसपास आकर के सस्टेन नहीं करता है तब तक हम रेट के चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। और ये भी कहा कि ये ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लेशन को हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है, क्योंकि बिना इन्फ्लेशन कंट्रोल के सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो ये सब कहने के बाद मुझे लगता है कि उन्होंने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बोला है कि आप बहुत ज्यादा उम्मीद अभी मत करिए कि Q2 Q3 में रेट कट होगा। अगर फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती है तो हम इसको एग्जामिन करेंगे, बट अभी कोई डिसीजन इस बाबत नहीं लिया गया। अश्विनी जी, मैं पूजा बोल रही हूँ। इस पॉलिसी में आरबीआई ने एक और चीज़ अनाउंस की कि बैंकों को अब जो जितना भी कॉस्ट ऑफ लोन है, फीस है, कमीशन है, जो भी हिडन चार्जेस है, वो अब ग्राहकों को ठीक तरीके से बताना पड़ेगा की फैक्ट स्टेटमेंट के जरिए। अभी तक क्या हो रहा था, क्या इस तरह की ट्रांसपेरेंसी पहले नहीं थी? क्योंकि अब यहाँ पर ग्राहकों को ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश आरबीआई की तरफ से हुई है। तो अभी तक प्रोसेस कैसा था, और आने वाले समय में क्या इसका आप कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं बैंकों के लोन देने के तरीकों में? नहीं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की बात हुई, इसका ये मतलब नहीं कि ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। दो चीजें हुई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब में ये के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से नहीं दिया जाता था, अब सब में दिया जाएगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो चार्ज हम लेते हैं, इंटरेस्ट रेट और चार्ज अभी अलग अलग डिस्क्लोज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कंबाइन करके अगर आप एक रेट बताएं जिससे कि बोरोवर समझ सके कि साल भर में कितनी कॉस्ट आएगी और उसको कंपेयर कर सके दूसरे बैंकों से। मेरा ख्याल है ये वो करना चाहते हैं, लेकिन जब सर्कुलर आएगा उसे पढ़ेंगे तब हम पूरी तरह समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जो भी कदम है हम उसका स्वागत करते हैं, और हम अपनी, जहां तक हमारी बैंक का सवाल है, हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ही सब चीजों को जागृत करते हैं ग्राहक के सामने। साहब, कविता बोल रही हूँ, और जिस तरह से आपने भी समझाया कि पॉलिसी आपके लिए अच्छी निकली है, और कमोबेश यही उम्मीदें थी कि अब की बार कोई बदलाव नहीं होंगे। और जैसा कि आपने समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय या यूएस के बाजार ब्याज दरों का जो पूरा एक डेटा है, हम देख रहे हैं काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। साल की शुरुआत में तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाया था फेड ने, जहाँ कहा था कि मार्च के आसपास हम ब्याज दरों में कटौती की संभावना देखते हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि वहां पर और तमाम इकोनॉमीज में चिंताओं के तो निशान है ही। एक सवाल मुझे ट्रांसमिशन को लेकर समझना है। जिस तरह से अब ग्राहकों की अगर हम बात करें तो क्या चाहिए होता है आम आदमी को, उनकी लोन की जो ईएमआई है उस पर उनको राहत चाहिए होती है, लेकिन वहां पर तो फिलहाल वो कम होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूं, क्या इसकी दरें पूरी तरीके से ट्रांसमिट कर दी गई हैं? क्योंकि
वो भी बेंचमार्क पर निर्भर होती हैं और बेंचमार्क के अनुसार जो है उनमें बदलाव होते हैं, एक्सपीएलआर हो, एमएसएलआर हो। अब सवाल यहाँ पर ये है कि बैंक्स ने क्या पूरी तरह से वो ट्रांसमिशन का फायदा ग्राहकों को डिपॉजिट्स के तौर पर क्या दे दिया है? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बिकॉज आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आई एम वेरी सॉरी। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी ठीक से? आप बेहतर आ रही है। बीच में आपने पूछा क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं। तो संदर्भ मेरा ये था पूछने का कि ब्याज दरों के घटने पर तो अभी भी सवालिया निशान है और विदेशी इकोनॉमीज में हम देख रहे हैं डेटा काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। शुरुआत में लगा था साल के कि हो सकता है फेड मार्च में ब्याज दरें घटा दे, पर वो संभावना अभी फिलहाल जिस तरह से रोबस्ट डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है, वेजेस की बात करें, जॉब्स की बात करें, सवाल घरेलू इकोनॉमी के लिहाज से ये है कि आम आदमी को उनकी ईएमआई की होम लोन पर तो राहत नहीं मिल रही, लेकिन डिपॉजिट्स की जो दरें हैं क्या उसका ट्रांसमिशन पूरी तरह से या पूर्णतः कर दिया गया है? क्योंकि वो भी एक बेंचमार्क के तहत होते हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। डिपॉजिट्स को लेकर ट्रांसमिशंस क्या हो गए हैं? आई एम वेरी सॉरी, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है आपकी आवाज। मुझे लगता है कनेक्शन में कुछ इशू हो गया है। रियली सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।